जनपद चमोली की सबसे बड़ी नगर पालिका परिषद, जिसमें 11 वार्ड हैं, लगभग 13,000 मतदाता यहाँ पे हैं। इस निकाय चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी और 3 प्रत्याशी मैदान में। इन 11 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी संदीप रावत, जो पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं और सामाजिक सरोकारों से बहुत बड़ा इनके एक जिम्मा रहता था, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताते हुए संदीप रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ संदीप रावत हैं। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच रहेंगे, क्योंकि आपका पूर्व में भी आप अध्यक्ष रहे हैं इस नगर पालिका के, जो खामियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, उसके समाधान के लिए आपके पास एक किस तरह का रूट प्लान है? धन्यवाद अंशु जी। सबसे पहले तो मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का, आदरणीय रमेश मैत्री जी का। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताते हुए नगर पालिका परिषद गोपेश्वर की जो कमान सौंपी है और इस चुनाव में मुझे जो है प्रत्याशी घोषित किया है, मैं उनका हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। और जनपद चमोली के संगठन का जो पूरे प्राणों प्रण के साथ मेरे साथ लगा हुआ है, जो मेरे साथ टिकट की दौड़ में जो प्रत्याशी थे, उनमें से नवल भट्ट जी, हमारे पारुल असवाल जी, वीरेंद्र असवाल जी, जो तमाम उम्मीदवार थे, वो आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर यह खड़े हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं, इससे पहले मेरा 5 साल का कार्यकाल रहा और 5 साल के कार्यकाल में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं जनता के बीच में रहा और इस पालिका की सेवा करने का मुझे मौका मिला। इस पालिका को मैंने जिया है। मैंने इस पालिका की बेहतरी के लिए जो प्रयास किए हैं, आप उनका जो है तुलनात्मक अध्ययन आप जो पिछले कार्यकालों से कर सकते हैं, वर्तमान कार्यकाल से कर सकते हैं, किस प्रकार से मैंने जो है विकास कार्यों को गति देने के लिए अपना पूरा जो है समय पालिका को देते हुए इस पालिका की बेहतरी के लिए प्रयास किए हैं। जो आप कह रहे हैं आने वाले समय में जो रोड मैप है, मैं आज भी जितने प्रत्याशी उठे हैं, मैं कहता हूं कि एक मंच के नीचे आएँ और विजन पॉलिटिक्स को लेकर के आज जो है एक गर्मा गर्म बहस हो जाए। मैं समझता हूं शायद ही कोई प्रत्याशी इसको जो है मेरे अलावा कोई जो है एग्जीक्यूट कर पाएगा जो है इस पालिका को। मैंने आपसे कहा है कि मैंने इस पालिका को जिया है। तमाम यहाँ पे जो समस्याएं हैं, चाहे वो पार्किंग को लेकर के हो, चाहे वो सफाई को लेकर के हो, चाहे वो पर्यटन को लेकर के हो, चाहे वो रोज़गार को लेकर के हो, आने वाले समय में मेरी अपील आप लोगों के समक्ष आने वाली है। उसमें सारे जो जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, क्योंकि इस समय अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बता पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ मुद्दे उसमें जो है छूट जाएंगे। मैं समझता हूँ अगर जो अपील के माध्यम से जो मुद्दे आपके बीच आएंगे, शायद ही इनमें कोई मुद्दा इस नगर क्षेत्र का छूटा हो। मैं आज जितने भी प्रत्याशी उठ रहे हैं इस मैदान में, मैं उनसे कहता हूं कि वो इस पालिका की सीमाएं बता दें, कहाँ कहाँ इस पालिका की सीमाएं हैं, कौन कौन सा क्षेत्र इससे लगता है। शायद ही कोई जो उम्मीदवार है मेरे अलावा इस सीमा को बता सके। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। मैं भी छोटा सा एक छोटे से सिपाही के रूप में, नगर के एक सेवक के रूप में मैंने काम किया है। मेरा सारा जीवन, जैसा कि आप जानते हैं, राजनीतिक न होकर के सार्वजनिक रहा है। एक गोपेश्वर जो नगर पालिका है, वो पूरे जनपद की, पूरे प्रदेश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक जानी जाती है। तो इससे, क्योंकि प्राकृतिक दृष्टिकोण से सबसे खूबसूरत ये नगर है, मानव जनित जो संसाधन होंगे इस नगर को खूबसूरत बनाने के लिए क्या कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि शिक्षा का हब भी इसको माना जाता है। बीटेक कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज के साथ साथ निजी कॉलेज यहाँ पे हैं, बड़े बड़े संस्थान यहाँ पे, देश के टॉप मोस्ट जो पद हैं उन पे गोपेश्वर के पढ़े हुए जो छात्र हैं वो इस समय सेवाएँ दे रहे हैं। तो आपके पास एक मौका है इस नगर को बेहतरी के लिए, क्या शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य जो सामाजिक क्षेत्र में, जिस तरह से हमारा गोपेश्वर जो था एक गांव था, अब नगर बना है, कहीं ना कहीं पर गांव की संस्कृति भूलता जा रहा है। इस संस्कृति को दोबारा जीवंत करने के लिए आप क्या कुछ लोगों की भावनात्मक जुड़ाव किस तरह से रहेंगे? वैसे भी गोपेश्वर आध्यात्मिक और पर्यटन दृष्टि से देखा जाए तो पूरे उत्तराखंड में केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ से 100 किलोमीटर केदारनाथ जी की दूरी है और 100 किलोमीटर बद्रीनाथ जी की दूरी है। मध्य में स्थित होने के कारण, साथ ही यहाँ पे पुरातन महत्व का जो हमारा गोपीनाथ मंदिर है, साथ में रुद्रनाथ के प्रवेश द्वार के रूप में इसको देखा जाता है, जो यहाँ पे राजा सगर की तपस्थली रही है। यहाँ से रुद्रनाथ की यात्रा प्रारंभ होती है
और मैं समझता हूँ प्राकृतिक संसाधनों से जिस तरीके से हमारा गोपेश्वर लबरेज है, शायद ही कहीं की पालिका इस तरीके से जो है लबरेज होगी। आपने देखा होगा यहाँ वर्तमान समय में इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है, लेकिन राज्य द्वारा वित्त पोषित न होने के कारण, स्वित्त पोषित होने के कारण इसका विकास नहीं हो पा रहा है। इसके विकास, इसकी बेहतरी के लिए हमको इसको जो है राज्य वित्त से जो है पोषित करवाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपने देखा होगा वर्तमान समय में नर्सिंग कॉलेज चल रहा है। नर्सिंग कॉलेज में भी काफ़ी सारी जो है कमियाँ इस समय हैं। काफ़ी सारे जो है कमियाँ दूर करने का हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा। आपने देखा होगा यहाँ अन्य संस्थान भी, यहाँ पे इस समय जो है बेस चिकित्सालय की मांग चल रही है। इस बेस चिकित्सालय की मांग को भी हम पूरा सरकार से करवाने का कष्ट करेंगे। और ये जो आपने देखा होगा कि जो पार्किंग की जो समस्याएं हैं, पार्किंग के इतर जो हमारा महाविद्यालय, ये पूरे उत्तर प्रदेश का एक मेमोरेबलिया रहा है, एक यादगार कॉलेज रहा है, जो कि B+ कैटेगरी का एकमात्र कॉलेज हमारे उत्तराखंड का रहा है। उस समय एक जौनपुर, उत्तर प्रदेश के समय एक जौनपुर का विद्यालय, महाविद्यालय और एक गोपेश्वर का महाविद्यालय जो B+ कैटेगरी का रहा है। आज भी UGC की रैंकिंग में नंबर 1 की कैटेगरी का ही जो है महाविद्यालय रहा है। इसको कहीं ना कहीं जो है क्लस्टर के रूप में और या कैंपस के रूप में इसको जो है डेवलप किया जाना है। इसके लिए आदरणीय धन सिंह जी से मैं प्रयास करूंगा, माननीय मंत्री जी से जो उच्च शिक्षा के मंत्री हैं, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से, एक अच्छा जो माहौल यहाँ पे शिक्षा का रहा है वर्तमान समय में परिस्थितियों के चलते जो माहौल जो एक खराब होता जा रहा है, इसको जो है सुधारने का, इसकी बेहतरी के लिए जो छात्र भटकाव की स्थिति में, जो बेरोज़गार भटकाव की स्थिति में है, उनको रोज़गार से जोड़ते हुए, और जो छात्र हमारे भटकाव की स्थिति में हैं, जो आज जो है तमाम तरीके के नशे आज जो है समाज में व्याप्त हो गए हैं, उन नशों को जो है यहाँ से हटाने का काम पुलिस या प्रशासन के माध्यम से हमारे द्वारा किए जाने हैं। और ये जो आने वाले में जो इस समय में जो एक पर्यटन का रोल में है, आप देख रहे होंगे कि रुद्रनाथ की यात्रा चरम पे है, जहाँ कभी एक समय में 8 या 10 यात्री प्रतिदिन जाया करते थे, आज जो है लगभग 1000 से 1200 यात्री प्रतिदिन जा रहे हैं। जो स्थानीय बेरोजगारों की जो समस्याएं हैं, जो उस ट्रैक रूट पे जो है व्यवसाय चला रहे हैं, उन लोगों को वन विभाग और उनके आपसी सामंजस्य से, जैसे कि आपने देखा होगा वहाँ पे जो है इको समिति गठित की गई है, लेकिन उसमें कहीं भी पालिका को प्रतिभाग नहीं कराया गया, कहीं भी पालिका की हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं की गई है। उनको पालिका को उस EDC में सम्मिलित करा के और जो रास्ते में उनसे जो है आपसी वन विभाग से सामंजस्य स्थापित कराते हुए, आपने देखा होगा पूर्व में वहाँ पे पांचड़ी नामक जो मध्य बिंदु था, वहाँ पे एक शेल्टर हुआ करता था, स्थानीय एक जो चरवाहा था उसके द्वारा वहाँ पे एक छोटे से ढाबे के रूप में जो है वहाँ पे सेवा दी जाती थी, और वो सेवा बंद हो गई है। वर्तमान समय में आने वाले जो यात्री हैं, चढ़ाई, गंभीर चढ़ाई होने के साथ साथ, बड़ी विकट चढ़ाई होने के साथ साथ वहाँ पे यात्री दम तोड़ देता है, बेदम हो जाता है। वहाँ पे एक रेस्क्यू सेंटर के रूप में वन विभाग से प्रयास करेंगे कि वहाँ पे एक रेस्क्यू सेंटर बने और वो जो है EDC के माध्यम से संचालित हो, और वहाँ पे युवाओं को रोज़गार के साथ साथ यात्रियों में जो यात्रियों को जो दिक्कतें आ रही हैं मेडिकल संबंधी, वहाँ पे हम उसका जो है निदान करने का प्रयास करें। साथ ही आप देख रहे हैं पर्यटन में जैसा कि मैंने कहा अपार संभावनाएं हैं। सगर गंगोल गांव हमारा जो है इको विलेज के रूप में, इको टूरिज़्म के रूप में डेवलप किया जा सकता है, और वहाँ के बेरोज़गारों को रोज़गार से जोड़ा जा सकता है। और रोज़गार के क्षेत्र में तमाम स्किल डेवलपमेंट की जो ट्रेनिंग है पहले हमारे द्वारा दी जाती थी, वर्तमान समय में जो है बंद हो गई हैं गतिविधियाँ हैं। उन गतिविधियों को पुनः संचालित करते हुए तमाम ट्रेडों के माध्यम से, चाहे वो महिला स्वयं सहायता समूह हो, चाहे वो बेरोज़गार युवा हों, उनको उनसे जोड़ा जाना है। और आने वाले में हम विस्तृतता के साथ जो ये हमारे नगर क्षेत्र से जुड़े हुए ग्रामीण अंचल हैं, उनको भी इसमें जो है सम्मिलित करेंगे, ताकि वो लोग भी रोज़गार के लिए प्रेरित हो सकें और स्वरोज़गार कर सकें। स्वरोज़गार की एक पहल इस निकाय के माध्यम से होनी है, इस निकाय के माध्यम से विकास की एक पहल होनी है। बाकी सारे मुद्दे गौण हैं, जितने भी यहाँ पे इस समय राजनीतिक या
व्यक्तिगत तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। कोई क्षेत्रीयता से लड़ रहा है, कोई जातीयता से लड़ रहा है। संदीप रावत आत्मीयता से लड़ रहा है। मेरे मुद्दे आपके मुद्दे होंगे, आपकी आवश्यकता मेरे मुद्दे होंगे, और आपकी आवश्यकताओं को दूर करने का प्रयास संदीप रावत का रहेगा। और मैं आज आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जन्म के बाद भी और जन्म के बाद भी और जन्म के पहले भी जो मेरा क्रम रहा है वही क्रम आज भी रहेगा। जो मैंने आज तक कार्य किए हैं उन्हीं कार्यों को लेकर के मैं आज आपके बीच खड़ा हूँ। और आज आपसे अपील करता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मेरे पक्ष में मतदान कर करके मुझे जय विजयी बनाने का कष्ट करेंगे। और आने वाले समय में जो मेरे 5 साल के प्रयास हैं उनका लाभ मेरे जो है जो 5 साल मेरे द्वारा काम किए गए हैं उनको देखते हुए ज़रूर मेरे हित में आप लोग मतदान करेंगे। ये थे हमारे साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संदीप रावत और वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं। अब देखने वाली बात होती है कि विकास के जो दावे हैं उस पर कितना पब्लिक विश्वास करती है और कितना मतदान वर्तमान जो प्रत्याशी जो संदीप रावत हैं उनके पक्ष में आता है।